गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के बी कॉम पार्ट थर्ड के समस्त विद्यार्थियों का इस क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन फंक्शनल मैनेजमेंट की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे कि क्रियात्मक प्रबंध की क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी क्या प्रकृति है। आज इस वीडियो में अपन क्रियात्मक प्रबंध के महत्व की चर्चा करेंगे, दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। जैसा कि विद्यार्थी आप लोग जानते ही हैं कि दिन प्रतिदिन उद्योग धंधों की स्थापना हो रही है, बड़े बड़े उद्योग धंधे खुल रहे हैं और ऐसे में उनकी संगठन संरचना में क्रियात्मक क्षेत्रों का विस्तार या विकास होना भी जरूरी है, स्वाभाविक है। परंतु इनका विस्तार तब तक लाभदायक परिणाम नहीं दे सकता जब तक कि इनके क्रियात्मक क्षेत्रों का प्रभावशाली प्रबंध न हो। संक्षेप में क्रियात्मक प्रबंध का महत्व जो है वो बहुत से कारणों से होता है। उसमें क्या बिंदु हैं उनको अपन देख लेते हैं। तो जहाँ तक क्रियात्मक प्रबंध के महत्व की बात है, पहला बिंदु ये कहता है कि संपूर्ण संस्था का संतुलित विकास। क्रियात्मक प्रबंध अपनाने से संपूर्ण संस्था का संतुलित विकास होता है। अब संतुलित विकास या बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट का मतलब क्या है कि आप जब क्रियात्मक प्रबंध को अपनाते हैं तो प्रत्येक विभाग में एक विशिष्टीकृत व्यक्ति होता है जो उस विभाग के कार्यों को देखता है और उस विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो जब प्रत्येक विभाग को एक विशिष्टीकृत व्यक्ति के द्वारा संभाला जाता है या देखा जाता है या उसके कार्यों को संपादित किया जाता है तो नेचुरली सभी विभाग जो हैं वो तरक्की करते हैं। सब विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं अपने अपने विभागों को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं जिससे कि सभी विभागों का संतुलित विकास होता है। अन्यथा अगर मान लीजिए उल्टी स्थिति हो, क्रियात्मक प्रबंध न हो और एक सामान्य प्रबंधक ही समस्त विभागों का संचालन करेगा तो नेचुरली कोई विभाग ज़्यादा तरक्की करेगा, कोई कम। लेकिन क्रियात्मक प्रबंध में क्योंकि सभी व्यक्ति जो है अपने अपने प्रबंध के क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, दक्ष हैं, विशिष्टीकृत योग्यता रखते हैं, तो वो अपने विभागों का पर्याप्त विकास करते हैं जिससे कि संस्था के सभी विभागों का संतुलित विकास होता है। दूसरा है विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। अब क्रियात्मक प्रबंध में हम देखते हैं कि विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है और विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन का फायदा क्या होता है कि कार्य को अधिक कुशलता से करने में मदद मिलती है। विशिष्टीकरण का सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को पहली बात तो कार्य को कुछ टुकड़ों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाता है जिस कार्य को करने में वो व्यक्ति दक्ष होता है या योग्यता रखता है। तो इसका फायदा क्या होता है, विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है और प्रत्येक कार्य को कुशलता से किया जा सकता है। तीसरा है मितव्ययता। अब कुशल क्रियात्मक प्रबंध संस्था के कार्यों को न्यूनतम लागत पर मितव्ययता के साथ संपन्न किया जा सकता है। मतलब इकोनॉमिकली भी काम किया जा सकता है क्योंकि आपके पास विशेषज्ञ व्यक्ति हैं। विशिष्टीकरण के अपनाने से एवं क्रियात्मक प्रबंधकों की दक्षता से हम मितव्ययता को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि जहाँ पर स्पेशलाइज्ड व्यक्ति काम कर रहे होंगे, विशिष्टीकृत व्यक्ति होंगे प्रबंधक के रूप में, और जहाँ पर क्रियात्मक प्रबंध अपनी दक्षता से काम करेंगे तो वहाँ नेचुरली मितव्ययता हासिल होती है, इकोनॉमी हासिल होती है। चौथा है विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन। अब क्रियात्मक प्रबंध अपनाने से संस्था के सभी कार्यों को विभिन्न विभागों में और प्रबंधकों में बांट दिया जाता है। मतलब जब हम क्रियात्मक प्रबंध करते हैं तो संस्था के विभिन्न कार्यों को विभिन्न विभागों में और विभिन्न प्रबंधकों में हम बांट देते हैं। इससे क्या होता है कि हम कार्यों का विकेंद्रीकरण कर पाते हैं और कार्यों का विकेंद्रीकरण जब कर दिया जाता है तो विकेंद्रीकरण के जो लाभ प्राप्त होते हैं वो समस्त लाभ संस्था को प्राप्त होते हैं। तो क्रियात्मक प्रबंध अपनाने से हम विकेंद्रीकरण के जो लाभ हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के जो लाभ हैं, उन लाभों को भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है शीघ्र एवं यथासमय निर्णय। अब जहाँ तक निर्णयों का सवाल है तो प्रत्येक विभाग का जो विभागाध्यक्ष है वो अपने अपने विभाग के निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र होता है। तो निर्णय जो है विभाग स्तर पर होते हैं और उन निर्णयों को शीघ्रता से लिया जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत स्थिति में क्या होता है कि सामान्य प्रबंधक को यदि सभी विभागों के निर्णय लेने पड़े तो समय ज़्यादा लगता है
और निर्णय भी अच्छा होगा ऐसी उम्मीद कम होती है। लेकिन जब विशिष्टीकरण जहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्रियात्मक प्रबंध आ जाता है, तो वहाँ पर अपने अपने विभाग को अपने अपने संदर्भ में निर्णय करने पड़ते हैं और वो निर्णय अति शीघ्रता से, सुगमता से ले सकते हैं। नेक्स्ट है समन्वय में सुविधा। अब क्रियात्मक प्रबंध में होता क्या है कि कार्य का बंटवारा विभिन्न विभागों में, विभिन्न प्रबंधकों में कर दिया जाता है। तो जब कार्य का विभाग और प्रबंधकों में बंटवारा कर दिया जाता है तो नेचुरली थोड़ी समन्वय की समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर विभक्त कर दिया जाता है। तो नेचुरली समस्या समन्वय की उत्पन्न हो सकती है। लेकिन क्रियात्मक विशेषज्ञों के होने के कारण से, विशिष्टगत व्यक्तियों के होने के कारण से, जो कि अपने कार्य में संपूर्ण दक्षता रखते हैं, वे समन्वय की समस्या को आसानी से सुलझा देते हैं। तो ये समस्या अगर आती भी है तो वो अपने आप दूर कर देते हैं। विशिष्टगत व्यक्ति जो होते हैं वो इन समस्याओं को आसानी से सुलझा देते हैं। नेक्स्ट है आदेश की एकता। अब आदेश की एकता या आदेश की एकरूपता जो है, ये हम सभी जानते हैं, सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ा होगा कि हेनरी फेवल का एक सिद्धांत है आदेश की एकरूपता। आदेश की एकरूपता यह कहती है कि एक संगठन में कार्य करने वाले एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति से आदेश निर्देश मिलने चाहिए, तभी वो कार्यों को ठीक तरीके से संपादित कर पाएगा। अब विभिन्न विभागों में क्या होता है कि जो ऊपर बैठे व्यक्ति हैं, जो कि संस्था के शीर्ष स्तर पर बैठे व्यक्ति हैं, जब वो कोई आदेश या निर्देश प्रसारित करते हैं नीचे विभागों में, तो विभागाध्यक्ष क्या करते हैं, उस आदेश और निर्देश को नीचे लोगों को बता देते हैं और उसको क्रियान्वित करने का कार्य करते हैं। तो जो भी आदेश ऊपर से आता है वो सीधा क्रियात्मक प्रबंधकों के पास विभागों में आता है और वो इसको नीचे पहुंचा देते हैं अपने विभाग में। इससे क्या होता है कि आदेश की एकरूपता भी बनी रहती है और आदेशों की पालना भी आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट है लचीलापन। अब किसी भी संस्था में रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब क्रियात्मक प्रबंध में क्या होता है कि क्रियात्मक प्रबंध में यदि संस्था में विभाग ज़्यादा है तो उनको कम कर सकते हैं, विभाग कम है तो उनको टुकड़ों में बांटकर ज़्यादा किया जा सकता है। तो कहना मतलब यह है कि क्रियात्मक प्रबंध में हम विभागों की संख्या को घटा या बढ़ा सकते हैं, जैसा भी व्यवसाय होता है। अब शुरुआत में व्यवसाय छोटे स्तर पर होता है, विभागों की संख्या कम होती है, लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय तरक्की करता है विभागों की संख्या बढ़ जाती है। तो विभागों की संख्या यदि बढ़ जाती है तो आप नए विभागों की स्थापना कर सकते हैं या विभागों में उप विभागों की स्थापना कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कार्यभार ज़्यादा होने पर संख्या विभागों की बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। इस प्रकार इस व्यवस्था जो है क्रियात्मक प्रबंधन में, इसमें थोड़ा लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है। नेक्स्ट है नेतृत्व क्षमता का विकास। अब नेतृत्व क्षमता या लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी संगठन को तरक्की करने के लिए। अब इसमें नेतृत्व क्षमता का विकास कैसे होता है कि प्रत्येक कार्य या विभाग के लिए एक अलग से प्रबंधक नियुक्त होता है और जैसे जैसे संगठन तरक्की करता है विभागों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, लिहाजा आपके पास एक ऐसे व्यक्तियों की टीम या फौज तैयार हो जाती है जो कि नेतृत्व क्षमता करने में सफल होते हैं या बहुत सक्षम व्यक्ति होते हैं। तो नेतृत्व क्षमता डेवलप करने के लिए भी क्रियात्मक प्रबंध अपनाना पड़ता है, क्योंकि क्रियात्मक प्रबंध में बहुत से लेवल होते हैं, बहुत से प्रबंधक काम करते हैं और समय समय पर प्रबंधकों की संख्या को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। यदि आप समय समय पर प्रबंधकों की संख्या को बढ़ाते रहते हैं, विशेषज्ञ व्यक्तियों की सेवाएं जिनकी आप ले रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाते रहते हैं विभिन्न विभागों में, तो आप कह सकते हैं कि आपके संगठन में प्रबंध की क्षमता या नेतृत्व क्षमता का विकास भी लोगों में हो रहा है। नेक्स्ट है कर्मचारी आवर्तन में कमी। अब कर्मचारी आवर्तन में कमी मतलब एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर कम हो जाता है इस नेतृत्व के कारण से, ये हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक प्रबंध के कारण से। अब क्रियात्मक प्रबंध में क्या होता है कि कार्य का बंटवारा विभिन्न व्यक्तियों में, विभिन्न विभागों में कर दिया जाता है। तो जब बहुत से विभाग संस्था में काम करते हैं तो क्या होता है, कर्मचारी का आवर्तन कम हो जाता है। आप कर्मचारी छोड़कर जाए उससे पहले उसको किसी अन्य विभाग में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो छोड़कर नहीं जाएगा। या आपके पास कर्मचारी ज़्यादा होते हैं तो आप उनको एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कर्मचारी को आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। इससे कर्मचारी आवर्तन में या टर्नओवर में कमी आती है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण में सुविधा। अब क्रियात्मक प्रबंध अपनाने से प्रशिक्षण में भी सुविधा प्राप्त होती है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आसानी होती है, क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेनिंग दिलानी है, आपने किसी फाइनेंस के व्यक्ति को बुला लिया जो कि उस फील्ड का एक्सपर्ट है,
सारे व्यक्ति जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ, प्रशिक्षण में सुविधा हुई। और दूसरा, आप उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, कार्य पर भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है यदि विभागीकरण कार्यों का किया गया है। लेकिन जनरलाइज है तो फिर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे ही नहीं सकते। इसलिए प्रशिक्षण में भी सुविधा होती है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस विभाग से संबंधित है और जिस विभाग में आप प्रशिक्षण देना चाहते हैं, सपोज आप मार्केटिंग का प्रशिक्षण देना चाहते हैं, तो उस प्रशिक्षण में केवल मार्केटिंग के व्यक्ति ही बैठेंगे। तो मार्केटिंग के व्यक्ति बैठे हैं, उनको आप मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे सकते हैं। मतलब वो अपना कार्य भी करते रहेंगे और साथ साथ मार्केटिंग के लोग उनके साथ चलेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशिक्षण में भी सुविधा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है शोध एवं विकास। अब कार्यों के आधार पर विभागीकरण करने के कारण संस्था में प्रत्येक विभाग में शोध एवं विकास के कार्यक्रम को स्थायी रूप से जारी रखा जा सकता है। अब शोध और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दो ऐसी चीजें हैं जो कि प्रत्येक संस्था के विकास के लिए आवश्यक है। और अनफॉर्चुनेटली भारतवर्ष में शोध और विकास पर इतना पैसा खर्च नहीं किया जाता जितना कि यूरोपियन देशों में या विश्व के अन्य देशों में। तो शोध और विकास भी यदि करना है तो उसके लिए आपको क्रियात्मक प्रबंध अपनाना पड़ेगा। क्रियात्मक प्रबंधक अपने ज्ञान और अनुभव से इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट है नीति निर्माण और क्रियान्वयन सुविधा। अब क्रियात्मक प्रबंध अपने विभाग के सामने नीति निर्धारित करने में उच्च प्रबंधकों को आसानी से प्रभावित कर सकता है। फलतः विशिष्ट विभाग के लिए नीति निर्माण करना या उसका क्रियान्वयन करना आसान होता है। मतलब जहाँ तक पॉलिसी मेकिंग का सवाल है, नीति निर्धारण का काम है या उसके इम्प्लीमेंटेशन का कार्य है, क्रियान्वयन का कार्य है, ये आसान हो जाता है जबकि हमारे पास क्रियात्मक प्रबंधक होते हैं। क्योंकि क्रियात्मक प्रबंधक का काम ही अपने विभाग से संबंधित नीतियों का निर्धारण करना होता है। वो अपने विभाग के विशेषज्ञ हैं, तो वो अपने विभाग से संबंधित जो नीतियाँ बनाते हैं उन नीतियों से आसानी से जो उच्च प्रबंधक हैं उनको खुश कर सकते हैं या उन नीतियों से उनको अवगत करा सकते हैं। तो नीतियाँ बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। एक तो नीतियाँ अगर ऊपर से बन के आती है तो क्रियान्वित करना थोड़ा कठिन होता है। एक ये है कि आपके अपने विभाग के विशेषज्ञ व्यक्ति ने ही नीतियों का निर्माण किया है। सपोज मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग के हेड ने नीतियों का निर्माण किया, फाइनेंस के लिए फाइनेंस के व्यक्ति ने नीतियों का निर्माण किया, तो उनके लिए नीतियों का निर्माण करना थोड़ा आसान होता है। और जब वो स्वयं उस नीति के निर्माण में शामिल होते हैं तो उनको वो इम्प्लीमेंट कराना भी आसान हो जाता है। तो नीतियों का जहाँ तक निर्माण का सवाल है या क्रियान्वयन का सवाल है, इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, ये भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट, टालम टोली की प्रवृत्ति पर अंकुश। अब टालम टोली की प्रवृत्ति पर अंकुश का मतलब ये है कि जब नीति निर्माण करने वाले व्यक्ति स्वयं क्रियात्मक विशेषज्ञ हैं और उस नीति को क्रियान्वित करने का कारण काम भी जो है वो क्रियात्मक विशेषज्ञ का ही है, उस विभाग के प्रबंधक का ही है, तो टालम टोली की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगता है। नीतियों का क्रियान्वयन कब नहीं होता है, जबकि नीतियाँ ऊपर से बनकर आती हैं तो उनको क्रियान्वित करना थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जब नीतियाँ बनाने वाला व्यक्ति स्वयं ही नीतियों को क्रियान्वित करने वाला व्यक्ति भी है तो नेचुरली नीतियों को क्रियान्वित करने में आसानी मिलती है और नीतियाँ आसानी से क्रियान्वित हो जाती हैं, जिससे कि टालम टोली की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है। लोग फिर उस नीतियों को ज़्यादा टाल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने ही तो नीतियाँ बनाई हैं और उन्होंने जो नीतियाँ बनाई उन्हीं को टालम टोली कैसे करेंगे। तो ये नीतियाँ इम्प्लीमेंट आसानी से और जल्दी हो जाती हैं। नेक्स्ट है दक्ष प्रबंधकों की सेवाएं। अब जब प्रत्येक कार्य के लिए हम देखते हैं विशेषज्ञों की सेवाएं लेना संभव है तो निश्चित ही संस्था को दक्ष प्रबंधकों की सेवाएं प्राप्त होती हैं। अतः क्रियात्मक प्रबंधक विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है नवीनतम यंत्र एवं उपकरण। अब क्रियात्मक प्रबंधन का एक फायदा ये भी है कि क्रियात्मक प्रबंधन से आप नवीनतम यंत्र और उपकरण, जो भी लेटेस्ट यंत्र हैं, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि एक विभाग में कार्य में आने वाले यंत्र या मशीनें उस विभाग में कार्यरत होती हैं, तो उन मशीनों का अच्छा उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए एक मशीन ऐसी है जो विभिन्न विभागों के उपयोग में आएगी तो फिर वहाँ पर उस मशीन का उपयोग करना विभिन्न विभागों के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि कभी कोई एक विभाग का व्यक्ति उस मशीन पर काम करे तो दूसरे व्यक्ति को वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब मशीन या इंस्ट्रूमेंट या औजार वो आपके विभाग के ही हैं और आपके विभाग के व्यक्ति ही उसको काम में लेंगे और दूसरे कोई अन्य विभाग का व्यक्ति उस मशीन को या यंत्र को काम में नहीं लेगा, तो नेचुरली थोड़ा सा फायदा मिलेगा। तो नवीनतम यंत्र और उपकरणों का जो उपयोग है वो भी क्रियात्मक प्रबंधन के कारण से किया जाता है। और लास्ट है उत्तम परिणाम। मतलब
कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं क्रियात्मक प्रबंधन के कारण से, क्योंकि आपको विशेषज्ञों की सेवाएं मिल रही है, दक्ष प्रबंधकों की सेवाएं मिल रही हैं, न्यूनतम लागत पर मितव्ययता के साथ आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, तो उसका अल्टीमेटली फायदा क्या है कि आपको अधिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं, संस्था की ख्याति में वृद्धि हो रही है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ 10-12 पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो कि क्रियात्मक प्रबंधन की महत्व को स्पष्ट करते हैं कि क्रियात्मक प्रबंधन की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो क्लास को मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।